बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे राइटिंग की पहली क्लास आज हम ले रहे हैं। न्यू एडमिशन्स के लिए पहली क्लास है। ओल्ड स्टूडेंट्स मेरे जो मार्च अप्रैल से क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं पहले बताता चलूँ हमारा सिलसिला इस तरह से है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रैल से मार्च के एंड से क्लासेस ले रहे हैं। वो ऐसे राइटिंग कर चुके हैं, प्रेसी राइटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन फिर जून में स्टार्ट होने वाली क्लासेस में भी वो शामिल हो गए थे। उसमें भी उन्होंने ऐसे और प्रेसी राइटिंग कर ली है। और अब ये तीसरा सेशन जो शुरू हो रहा है, मैंने इसमें भी उनको शामिल किया है। और प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब इस ग्रुप में शामिल हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस मिलती है। टॉपिक्स नए होते हैं हर बार, ऐसे इसके और प्रेसी के भी टॉपिक्स नए होते हैं, प्रेसी के भी कंटेंट नए होते हैं। तो आपको बार बार इसमें प्रैक्टिस मिलती रहती है। नवंबर 30 तक ये सिलसिला चलेगा, यानी इसके बाद एक सेशन और स्टार्ट होगा, उसमें भी ऐसे और प्रेसी राइटिंग मैं नए सिरे से करवाऊंगा। आप सब जो अभी इस क्लास में मौजूद हैं वो सब के सब उस क्लास में भी एज इट इज ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जो प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड मीटिंग आईडी, भाई नया मैंने सेंड किया है आपको। चलो अब आ जाओ। और कौन कह रहा था? चलो, अभी असल में पहला दिन है ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह लिंक होगा। तो डजेंट मैटर, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और कल से बाकायदा ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो थोड़ा सा मैं बहुत सी बातें जो शुरू में करता हूँ वो करनी चाहिए मुझे। और जो लोग पहले सुन चुके हैं उनके लिए भी कुछ नई बातें भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा तरीक़ाकार काम करने का ये है कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देकर आप पर काम नहीं छोड़ूंगा कि भाई मैंने तो बता दिया तरीका ये है, अब आप बनाओ। कि भाई मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी कि भाई देखो ये ट्रिक्स हैं इसकी, और इस ट्रिक से ऐसे लिखा जाता है, और अब आप लिखो। नेवर। पहली ड्यूटी मेरी है, मैं खुद उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके दिखाऊं, ऐसे लिख कर दिखाऊं, तो आपके लिए वो इनकरेजिंग होगा कि आप भी लिखें। वरना अमूमन लोग यही करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी, तरकीब बता दी, चलो भाई अब तुम बनाओ, तुम लिख कर लाओ ऐसे। और फिर स्टूडेंट जब लिख के लाया तो उसके अंदर एरर्स वगैरह निकालनी शुरू कर दी, और फिर ऐसे नहीं भाई। ऐसे तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे टीचर को भी लिखना आता है या नहीं लिखना आता, या सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स ही आती है। खुद लिख के दूंगा, खुद लिख के दिखाऊंगा, वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी तरकीब पता चले कि सर जब लिख रहे हैं तो उस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो लिखते वक्त बोलूंगा, फालतू बकवास करूंगा। वो क्या होगी बकवास? जो मैं सोच रहा हूँ ना वो बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे लिखते वक्त क्या क्या सोचना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमारा माइंड कैसे चलना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए while writing an essay, what we should be thinking at the time when we are writing an essay. What I will be thinking, I'll be speaking at the same time, whatever I will be thinking. So it will be useful for you to understand how to think, how to be thinking while writing an essay, right? And how to use all the tips and tricks in an essay. तो वो चीज मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो स्टूडेंट को पता चलता है कि हाँ भाई जिससे पढ़ रहे हैं उसे खुद भी आता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से इधर उधर से दो चार चैनल देखकर और टिप्स एंड ट्रिक्स ले ली और स्टूडेंट को बता दी और जाओ भाई अब तुम्हारी तैयारी होगी, अब तुम खुद लिखते फिरो। नेवर। दूसरी एक और बात मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो अच्छा ये क्लास जो है अगर डिस्कनेक्ट हो जाए इंटरनेट की वजह से या टाइम ओवर होने की वजह से, जब तक मैं एंड नहीं करूंगा क्लास एंड नहीं होगी। मैं रिकनेक्ट हो जाऊंगा, दोबारा से आपको लिंक भेजूंगा, आप दोबारा कनेक्ट होंगे,
जब तक मैं ना कहूं कि अब क्लास एंड हो गई तब तक आप जाएंगे नहीं, चाहे 10 मरतबा कनेक्ट होना पड़े। ठीक है, पहली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। रिकॉर्ड भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा आपको इंशाल्लाह, लिंक सेंड करूंगा इसका। तो उससे फायदा ये होगा कि आप बार बार जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपको वो चीजें जहन नशीन होंगी और फिर आप उन बातों का ख्याल रखेंगे। ठीक, आज मुझे सिर्फ बातें ही करनी है, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल जब हम प्रैक्टिकली काम शुरू करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो। वरना होता यह है कि हमने लिखना शुरू किया और स्टूडेंट बीच में सवाल करता है, सर वो इसमें ऐसा तो नहीं करना था, तो फिर वहां रुक कर उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। पहले दिन तमाम एस्पेक्ट्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, चलो, पीएमएस हो या सीएसएस हो या सीई हो या कोई भी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन हो, प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे राइटिंग में 16 to 17,000 स्टूडेंट्स फेल आउट ऑफ 20,000। 20,000 में से 16-17 हजार बच्चा फेल होता है सिर्फ ऐसे में। ठीक है, और उस 16-17 हजार बच्चे में से 6-7 हजार बच्चा ऐसा होता है जिसके मार्क्स कितने होते हैं, 0। और बाकी जो फेलियर होते हैं उनके भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं होते, 20 और 25 के दरमियान होते हैं उनके मार्क्स। ठीक है ना, आसान नहीं है, इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। पहली बात तो ये क्लियर करो। ठीक है, एक मुश्किल टास्क करने जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जगह लिखा है, जो उसके लॉस्ट एसेज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसमें एक जगह लिखा है उसने, थर्ड एसे है उसकी बुक का, जिसमें उसने लिखा है कि आई एम क्वाइट अवेयर दैट फॉर सक्सेस वन मैन शुड डू 3 थिंग्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है कि कामयाबी हासिल करने इन एनी कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग, फॉर द सक्सेस इन एनी कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग, किसी भी दुश्वार पेचीदा अमल में कामयाबी के लिए वन मैन शुड डू 3 थिंग्स, एक इंसान को 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, पहला काम थिंकिंग। नंबर 2, दूसरा काम डायरेक्टिंग। नंबर 3, तीसरा काम बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 काम। थिंकिंग, दैट मीन्स प्लानिंग। कोई भी टास्क हो, प्लानिंग को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, और कुछ किताबों में लिखा है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने कहा था, जिसने भी कहा था बहुत अच्छी बात कही थी। कहा यह था कि इफ यू गिव मी 10 days टू चॉप अप अ ट्री, टू चॉप डाउन अ ट्री, तो अगर तुम मुझे 10 दिन दोगे ना एक दरख्त काट के गिराने के लिए, तो आई विल स्पेंड 6 days इन शार्पनिंग माई एक्स। तो 6 दिन यानी मोर देन 50%, 6 दिन मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरी चीज आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, अपने माइंड में जितनी भी सोचे हैं सबको साइड पे करो। डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग आपकी सही होनी चाहिए। जिसका कहाँ दखल है ऐसे राइटिंग में, अगला पॉइंट में डिस्कस करने वाला। तीसरी, बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यार देखो, ऐसे राइटिंग का पेपर सपोज 2 से 5 होता है या 9 से 12 होता है। ठीक है ना, 2 टाइमिंग्स हैं इसकी आजकल तो। पहले 2 से 5 ऐसे राइटिंग होती है, फिर पहले 9 से 12 प्रेसिंग कॉम्पोजिशन होता है, दूसरा 2 से 5 ऐसे राइटिंग होता है। पहले ऐसे भी होता था कि पहले पेपर 1 होता था ऐसे राइटिंग का, फिर 2 से 5 पेपर 2 होता था। जैसे भी हो भारत, अब 9 से 12 का टाइम है। आपने क्या करना है, ये 9 से 12 का टाइम सुबह का जो है ना, पिछली बार आपने बताया था प्लानिंग के बारे में, अभी तक याद है, बिल्कुल सही। देखिए,
9 से 12 का जो टाइमिंग है ये अपने लिए फिक्स कर लो, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा 5-6 क्लासेस लेने के बाद। वो 9 से 12 का टाइम आपके लिए क्या होगा, एग्जामिनेशन टाइम। डेली आप 9 से 12 ऐसे बैठेंगे टेबल और चेयर पर, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। एक कॉपी सामने रखेंगे, पेंसिल हाथ में होगी, जो मैंने बताया है टॉपिक, उस टॉपिक पर जैसे सोचना है, मैं तरीका बताऊंगा वैसे सोचना शुरू करेंगे। उन 3 घंटों को बिल्कुल वैसे यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रैक्टिस में जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी हर चीज इस बात की आदी हो जाए कि 9 से 12 में आपने ऐसे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। तो जब आप 9 से 12 में वहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको नया नया नहीं लगेगा। आपका डेली रूटीन काम होगा, आप आराम से बैठकर उसमें वही सब कुछ करेंगे जो वहां करना है। या ऐसा नहीं कि मुंह धोया और चले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, अब आज 9 से 12 जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो अपने पूरे माइंड को गैदर करने की कोशिश करें। नहीं, ये डेली रूटीन की आदत बना लें अपनी। इस टाइम में मुझे ये काम करना है, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, जितने भी दिन भी आप प्रैक्टिस करते हो, ये एक आदत बनाए। दूसरी बात, रीडिंग हैबिट। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, आर्टिकल रीडिंग बहुत जरूरी है। अब न्यूज़पेपर रीड करने का तरीका क्या होगा, मैंने रिकॉर्डेड रखा हुआ अपने पास में भेजूंगा, और इस क्लास में भी बाकायदा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बताऊंगा। न्यूज़पेपर पूरा नहीं चाटना है, न्यूज़पेपर में से कौन सा पार्ट पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है मैं बताऊंगा आपको। आदत बनानी है, डेली पढ़ना है, और कीप ऑन रीडिंग। डोंट यूज डिक्शनरी while रीडिंग, यूज डिक्शनरी आफ्टर रीडिंग। नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, कीप ऑन रीडिंग। खुद ब खुद मीनिंग्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। दिमाग में अंग्रेजी भरते रहेंगे तो एक वक्त दिमाग खुद अंग्रेज बन जाएगा, ये याद रखिए। ऐसे राइटिंग में सबसे पहला जो फॉल्ट है स्टूडेंट्स का वो क्या है, टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करनी। देखिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ आपको, ये लीजिए। ये वर्ड पे मैंने लिया हुआ है, ओरिजिनल से जरा डिफरेंट है, सेटिंग आउट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट मेक, अब देखो सवाल क्या आता है। हाँ जी, चैट में कोई सवाल आया है, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट न्यूज पेपर रीडिंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर, हाँ बिल्कुल, अभी नहीं, एंड में पूछना। नोट देखो क्वेश्चन क्या है, मेक एन आउटलाइन, यहीं रुक जाए, मेक एन आउटलाइन यहां रुक जाए। आपके क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे लिखना है, नेवर, नेवर। सवाल गौर से देखें, सवाल में पहला पार्ट क्या है, मेक एन आउटलाइन, पहले आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन सही बनेगी तो आगे ऐसे रीड किया जाएगा, अदरवाइज कॉपी बंद करके फेल्ड लिख दिया जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बुक्स को फॉलो करते हैं, देखो बुक्स मैंने सैकड़ों की तादाद में मेरे पास, मेरी अपनी लाइब्रेरी है, देखो ये रही बुक्स। इस बुक में ये है सीएसएस की बुक, अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये सीएसएस की बुक है, मैं कैमरे की तरफ करके दिखाता हूँ, ये देखो, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस एंड अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये बुक। इसमें एसेज भरे पड़े हैं, ये देखो, मैं हैरान होता हूँ। अब देखो ये एक ऐसे लिखा हुआ है करप्शन पे, हमारा कौमी खेल है ना करप्शन, ये देखो करप्शन पे ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे स्टार्ट हो गया डायरेक्ट, देयर इज नो आउटलाइन। आउटलाइन आपने बनाई नहीं, ऐसे चेक नहीं होगा, आउटलाइन बनानी पड़ती है। 2.5 पेज की आउटलाइन बनती है, कम से कम 2 से 2.5 पेज की, मिनिमम 2 पेजेस की। अब ये आउटलाइन क्या बोला है, ऐसे लिखने से पहले आउटलाइन लिखेंगे आप, ठीक है।
अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे 2500 to 3000 वर्ड्स, यानी 2.5 के से 3 के आपके वर्ड्स की तादाद होनी चाहिए, 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे। लेकिन वो बाद में लिखना है भाई, पहले आउटलाइन बनानी है, ठीक है। पता ही नहीं होता लोगों को आउटलाइन के बारे में, और ऐसे राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे होते हैं। भाई खुदा के लिए पहले आउटलाइन लिखना सिखाओ, आउटलाइन लिखने से ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो नंबर 1, आगे क्या लिखा है, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक पे लिखना होता है। अच्छा, फिर मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस क्या, आपने क्या क्या यूज करना, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन कहते हैं इंट्रोडक्शन को। नंबर 2, आर्गुमेंटेशन, तकरीबन हर ऐसे में होती है। डिस्क्रिप्शन तकरीबन हर ऐसे में होती है। नरेशन हर ऐसे में नहीं होती, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मैं अलग से बताऊंगा आपको। क्रेडिट विल बी गिवन, यानी मार्क्स विल बी गिवन, मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, देखते जाओ, सवाल सलीके से पढ़ो पहले। ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी, तीन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो, रेलेवेंस हो, उसमें कोहेरेंस हो, जो आउटलाइन बनाई है उस आउटलाइन से हर हर पैराग्राफ जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां आउटलाइन में कुछ और लिखा था, ऐसे में कुछ और लिखा है, जीरो हो जाएगा। क्लैरिटी हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। समीना बदर, आप चैट में अपना क्वेश्चन टाइप करके दे दें, हैंड रेज ना करें, ठीक है। अच्छा, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए 10 टॉपिक्स हैं। तो द बिगेस्ट फ्लॉ इन ऐसे राइटिंग इज टू थिंक वॉट एवर वी राइट एंड हाउ मच वी राइट। If we write lengthiest essay, longest essay, we will pass. Never. ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे पेपर देके निकलते हैं ना, कहते हैं मैंने तो 3000 वर्ड्स लिखे हैं। तो भाई 3000 क्या, 30,000 वर्ड्स लिख दो, उनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, जीरो हो जाएगा, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एसे। एसे की क्या शक्ल होनी चाहिए, तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट पर किस शक्ल में लिखना है। मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी डालूंगा, प्रीवियसली जो मैंने करवाया था अपने हाथ से लिखकर, वो भी दूंगा मैं। तो बात यह है कि स्ट्रक्चर का जो ऐसे है वो बहुत मैटर करता है। ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है। अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। और स्ट्रक्चर में पहली चीज क्या मांग रहा है, आउटलाइन। उसके बाद फिर बात शुरू होगी। आउटलाइन में सबसे पहली चीज क्या आएगी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग। इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाएगा, हेडिंग वाइज आउटलाइन बनाएंगे। फिर जब ऐसे शुरू होगा तो हर हेडिंग पर एक एक दो दो पैराग्राफ लिखते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे उस हेडिंग्स को और लिखते जाएंगे। तो लाइन अप होता जाएगा ऐसे, और रेलेवेंस खुद ब खुद पैदा होगी। लेकिन अगर आउटलाइन नहीं बनाई, डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू कर दिया, तो रेलेवेंस और कोहेरेंस तो रहेगी ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। दूसरी बात, टॉपिक को सिलेक्ट करना। 10 टॉपिक्स हैं। अब सपोज पहले टॉपिक में देखो, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। जाहिर है वही स्टूडेंट इस लेक्चर को अटेम्प्ट करेगा जिसने लिटरेचर पढ़ा है, जिसको लिटरेचर पे कमांड है, जिसने बीएस या एमएस एमए किया है लिटरेचर में, ठीक है ना। विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। अच्छा, बाज लोगों ने क्या करना है, ऐसे के टॉपिक को देखा, उसमें एक वर्ड नजर आया, ऐसा वर्ड कि उन्होंने उस पर ऐसे पढ़ा हुआ है या लिखा हुआ है या याद किया हुआ है। जैसे नंबर 3 देखो, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। अब कश्मीर कॉज नजर आया, आपने कहा लो ये तो मैंने याद किया हुआ था, धड़ाधड़ लिख दिया आपने।
आपने क्या किया जनाब, कश्मीर कॉज, कश्मीर का पूरी हिस्ट्री, कहाँ से बात शुरू हुई थी, कश्मीर कैसे पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, कैसे इंडिया ने पास्ट में किया है। भाई वो पास्ट पूछ ही नहीं रहा है। सवाल देखें आप, क्या है कश्मीर कॉज, नंबर वन कॉज क्लियरली डिफाइन करना है। नंबर टू, उसका फ्यूचर क्या है, कश्मीर कॉज का फ्यूचर क्या है। कश्मीर का फ्यूचर नहीं पूछ रहा है वो, टॉपिक के हर हर वर्ड को गौर से देखो। हम सिर्फ अपने मतलब का वर्ड निकालते हैं और उसका ऐसे याद किया हुआ होता है, वो लिख कर आ जाते हैं। ये नहीं करना है। देखो ना, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, आपने कश्मीर कॉज देखा और छाप दिया। वो पूछ रहा है पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, कश्मीर कॉज का फ्यूचर पूछ रहा है वो। आप पूरी पास्ट हिस्ट्री लिखने बैठ गए और सिर्फ फ्यूचर नहीं पूछ रहा है, पाकिस्तान का उसके साथ क्या रेलेवेंस है। जब तक टॉपिक का एक एक वर्ड समझ में ना आ जाए तब तक टॉपिक सेलेक्ट ना करो। देखो, नंबर फोर, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब डेमोक्रेसी पे ऐसे रटा हुआ था, पूरा डेमोक्रेसी पे लिख कर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पूछ रहा है वो, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, लेकिन किस मामले में। पहले लिख दिया उसने पोलराइज्ड, क्या आपके पास पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के ऊपर नॉलेज है, कंटेंट है माइंड में? नहीं है तो आप डेमोक्रेसी पे 30,000 वर्ड्स लिख दे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। टॉपिक सिलेक्शन इज मस्ट, टॉपिक सिलेक्शन सही होना चाहिए। दूसरी बात, फॉलो द आउटलाइन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एसे टू द एंड ऑफ द एसे। आउटलाइन जो आपने बना ली है, अब उसके आउटलाइन के हर हर नंबर को आपने फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 6 करके बनाएंगे, हर नंबर को फॉलो करना है। आउटलाइन अभी आपको नहीं पता कैसे होगी, कल मैं आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना? तब आपको पता चलेगा मैं आउटलाइन को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात, डू नॉट डाइवर्ट हेयर एंड देयर। अक्सर लोग क्या करते हैं, बात शुरू की किसी टॉपिक से, पहुंच गए किसी टॉपिक, फिर उसके बाद समेटना मुश्किल हो गया। अब यही है ना फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। आपने कश्मीर की पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री ये वो सब लिखना शुरू कर दिया, 2 घंटे इसमें गुजर गए। आखिरी 1 घंटे में आपको याद आया यार फ्यूचर के बारे में तो कुछ लिखो। तो अब आपने आखिरी आधे घंटे टॉपिक को डिस्कस किया, जो टॉपिक गिवन था वो 2 घंटे के बाद डिस्कस करना शुरू किया आपने। 2 घंटे तक जो आपने लिखा वो बकवास था, वो रिक्वायर्ड नहीं था और आपने लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? देखो, सिर्फ आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और ये गारंटी दे रहा हूँ 1500 से 2000 वर्ड्स लिख पाओगे, इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे अगर सही लिखना है। गलत लिखना है तो 40,000 वर्ड्स भी लिख दोगे 3 घंटे में। पास होने वाला बच्चा ना 1500 से 2000 वर्ड्स लिखता है, 1500, 1700 या 1800 वर्ड्स लिखता है, बस हो जाती है उसकी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो पहला 1 से 1.5 घंटा आउटलाइन और इंट्रोडक्शन पे लगा चुका होता है, और उसी आउटलाइन की वजह से अब उसका ऐसे पढ़ा जाएगा और उस पर नंबर दिए जाएंगे। आउटलाइन नहीं बनाई, ऐसे ही नहीं पढ़ा जाएगा, कॉपी ऐसी की बंद फेल हो जाएगी। आउटलाइन गलत बनाई है, आगे पढ़ेगा ही नहीं वो कुछ। बड़े नखरे होते हैं भाई चेक करने वाले के, उसे पता है आगे क्या कचरा है, शुरू में ही इतना हो गया है। उसके अलावा मेजोरिटी फेल इसीलिए होती है, आउटलाइन विदाउट थिंकिंग नहीं। थिंकिंग के लिए उस टॉपिक के बारे में थिंक करना है, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के लिए रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट कैसे होगी? न्यूज़पेपर रीडिंग से होगी। फिर जो पैराग्राफ्स बना रहे हैं वो पैराग्राफ्स आउटलाइन के साथ भी आउटलाइन को फॉलो करें और आपस में भी लिंक्ड हो, वो तरीका बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, टॉपिक की तरफ नहीं देखते। अब देखो जैसे यहाँ पर
एक चीज, टॉपिक नंबर 5 देखो, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। यार पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आपने पढ़ रखी है, धड़ाधड़ लिख कर आ गए ओ भाई। वो मेनली क्या पूछ रहा है, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। 90% स्टूडेंट्स की तो ये समझ में ही नहीं आएगा ग्लोबल पावर डायनेमिक्स कहते किसे। आप में से कोई है तो मुझे जरा मैसेज करके बताए चैट रूम में, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स से आप क्या समझ रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए थिंकिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ये माइंड मेकिंग का काम है भाई, ऐसे राइटिंग ऐसे ही नहीं है जरा आपके मैंने टिप्स दे दी और आपने लिख लिया, इतना आसान है ही नहीं भाई। मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अब्दुल समद हैंड रेज ना करें, क्वेश्चन सेंड करें। मैं अभी आवाज नहीं सुन सकता आपकी। लंबी बात है तो एंड में कर लेना। आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट इट। अबाउट व्हाट? ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, जीपीटी के बारे में? तो जीपीटी के बारे में आप नहीं समझे कुछ, यही कहना चाह रहे हैं ना? अब्दुल समद क्लियर करें अपनी बात को, अबाउट इट ना लिखा करें, अबाउट व्हाट? अबाउट माई टीचिंग, अबाउट माई लेक्चर, और अबाउट ग्लोबल डायनेमिक, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, अबाउट ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, है ना? देखो ये नाम ही पहली बार सुना बहुत से लोगों ने। इस वक्त कोविड 19 की वजह, 2020 का पेपर है पता, 2020 का पेपर है। पावर इज नॉट इट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक ग्लोबली। अब देखो एक जनरल आइडिया है, डायनेमिक्स मीन्स देयर इन्फ्लुएंस। अब सुने जरा गौर से सुने, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का मतलब क्या है। अब देखो सबने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी ना, मैं अब आपको बताऊं हुआ क्या। ग्लोबल पावर बहुत अरसे से स्टैटिक थी, डायनेमिक हो गई कोविड 19 की वजह से। ठीक है ना, कोविड 19 की वजह से और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से। आपने सीपैक साइन कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब आप सुपर पावर के अगेंस्ट चले गए। ठीक है, फिर कोविड 19 आ गया। कोविड 19 आने से अमेरिका की जो सुप्रीम पावर थी पूरी दुनिया में, अब वो एक क्वेश्चन मार्क बन गई है। और सुपर पावर इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी अब दूसरी तरफ होते जा रहे हैं, चाइना बनता जा रहा है। चाइना के साथ रशिया मिल गया है, चाइना और पावरफुल हो गया, और सीपेक के थ्रू और पावरफुल होने जा रहा है। तो ये डायनामिक्स हैं ग्लोबल पावर की, किस तरह से इधर से उधर, उधर से उधर शिफ्टिंग हो रही है ग्लोबल पावर। अब ये कैसे पता चलेगा? जाहिर है कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करते होंगे, आर्टिकल्स रीड करते होंगे, मलिहा लोधी के आर्टिकल्स रीड करेंगे और दूसरे राइटर्स के पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा दुनिया की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, दुनिया क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है ना, टाइम कम है, मैं अपनी बात को समेटूंगा, बाकी बात कल की क्लास में करूंगा इंशाल्लाह। तो टॉपिक को समझना जरूरी है, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। अ, इसके अलावा मैंने सारे पॉइंट्स इसीलिए लिखे हुए थे ताकि भूल ना जाऊं कोई चीज डिस्कस करते हो। एक, देखें सारे लोग एक ही मिस्टेक कर रहे हैं, सारे लोग एक ही मिस्टेक कर रहे हैं, आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन गलत बना रहे हैं, या आउटलाइन में ही फेल हो रहे हैं। ऐसे तो बाद में रीड किया जाएगा, आउटलाइन में ही फेल हो गए वो, कोहेरेंस नहीं है। ये सेम मिस्टेक है जो सब लोग कर रहे हैं, आपने नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने समझना है टॉपिक को और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन से पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे लिखने से पहले ही पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग टू मेक और ब्रेक। कहां पर चल जाएगा? आउटलाइन में। ठीक है, तो ऐसे को नाइटमेयर नहीं बनाना है, मैं डरा नहीं रहा हूं। ऐसे को कोप अप करना है,
कैसे करना है, ओवरकम करना है, तरीका मैं बताऊंगा। तो पहला 1 घंटा बड़ा डिसाइसिव है आपके लिए ऐसे राइटिंग का। रीजंस क्या है फेलियर के? नंबर 1 तो मैं लिख रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बाकायदा तौर पर बिल्कुल आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, चाहे मुझे री लॉग इन होना पड़े। नंबर 1, नॉट एबल टू ग्रैस्प द टॉपिक। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द टॉपिक। पूरे टॉपिक को ग्रैस्प, अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाते। टॉपिक में से एक वर्ड देख लिया, बस उस वर्ड को क्लिक किया, उसी पे लिखना शुरू कर दिया। पूरा टॉपिक समझना है पहले भाई। कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे आपको ये 10 टॉपिक पढ़ने, और इनमें से सही टॉपिक सेलेक्ट करने में 20 मिनट से आधा घंटा सिर्फ इस काम में लग जाएगा आपको, लेकिन वो आपके काम आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट पर मैं कल बात करूंगा। थीसिस स्टेटमेंट को बड़ा हुआ बना रखा लोगों ने, कल बात करूंगा इस पर। फिर आउटलाइन इज नॉट प्रॉपर। एक और वजह है, इनएडिकेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। भाई डेटा वहीं प्रोवाइड करो जहां जरूरत है, लेकिन एडिकेट, सही। और वो कैसे पता चलेगा? जब रीडिंग हैबिट होगी, मुस्तकिल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो पता होगा किस चीज का डेटा क्या है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज है, इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर इज फॉलोड। प्रॉपर स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है आप। ठीक है ना। मैंने अपने हाथ से ऐसे लिखकर, तस्वीर खींचकर बाकायदा अपनी रिकॉर्डिंग में दिखाया बच्चों को, देखो भाई ये होगा ऐसे। मुझे भी जब मैं आपको दूंगा ना ऐसे लिखने के लिए, हैंड रिटन ऐसे चाहिए होगा। जब आप हैंड रिटन ऐसे मुझे देंगे तो मुझे 2-3 चीजें पता चलेंगी। नंबर 1, आपकी हैंड राइटिंग, उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। नंबर 2, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। नंबर 3, स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब आप टाइप करके भेजेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कवर नहीं होंगी, इसलिए कि स्पेल चेक लगा होगा कंप्यूटर में, वो आपकी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देगा। मुझे पता नहीं चलेगा आपको कौन सी स्पेलिंग्स नहीं आती, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो खुदारा टाइप करके ना प्रैक्टिस करें, हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करें, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद पैराग्राफिंग इशू है सबसे बड़ा। पैराग्राफिंग करनी नहीं आती लोगों को, और ये चीजें। अच्छा, अ, एक चीज और है, अ, जो हम इग्नोर करते हैं, वो क्या है? फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखना है। फॉर्मूला ऐसे क्या होता है? आपने पहले से जनाब कुछ चीजें पढ़ी, फॉरेन पॉलिसी पढ़ी हुई है, फॉरेन पॉलिसी पे बस आपने जो पढ़ा हुआ है वो सब कुछ लिख दिया। मैं इसे फॉर्मूला ऐसे कहता हूँ कि बस जो रटा हुआ था वो लिख कर आ गए। नहीं, टॉपिक से रेलेवेंट लिखना है, टॉपिक से हटना ही नहीं है बिल्कुल भी। आमतौर पर फॉर्मूला ऐसे कैसे लिखा जाता है? कॉज एंड इफेक्ट्स, इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन। अब कश्मीर कॉज है ना, आपने सबसे पहले उसके कॉज एंड इफेक्ट लिखे, फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज लिख दी, फिर उसका सोल्यूशन लिख दिया। लो भाई ऐसे हो गया। वो मांग ही नहीं रहा था, वो मांग रहा था फ्यूचर क्या है कश्मीर कॉज का, और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है, ये पूछ रहा था। आपने डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है ना। आपने डेमोक्रेसी के कॉजेज बता दिए, इफेक्ट्स बता दिए, इम्प्लीकेशंस बता दी, कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए, सॉल्यूशन बता दिया। रियल थिंग वाज द पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। दैट इज द मेजर इशू you did not discuss in your essay. जीरो हो गया खुद ब खुद। दिस इज व्हाट मेजोरिटी डस। इंडिविजुअल एग्जाम है भाई। आप ये ना सोचें सब लोग ये सोच रहे हैं तो मैं जरा यूनिक हो जाऊं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आप यूनिक नहीं हो सकते। आप ये सोच रहे हैं सब लोग ये लिख रहे हैं, मैं ये नहीं लिखता, ये लिखता हूँ, तो बाज औकात तो चल जाता है, हमेशा नहीं चलता ऐसा। तो यूनिक नहीं होना है। यूनिक इस तरह से होना है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, स्ट्रक्चर ऑफ एसे जो मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसा हो, आंसर स्क्रिप्ट की शक्ल बनानी है बाकायदा। मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एसे का मतलब है आंसर स्क्रिप्ट पर एसे की क्या शक्ल होनी चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करनी है। ठीक है ना। और बिल्कुल ये समझना है कि आपका इंडिविजुअल एग्जाम है। आसपास 10,000 लोग बैठे हैं, बैठे रहने दो भाई, मैं मेरा एसे बस
दुनिया में और कुछ नहीं है। ठीक, लैंग्वेज को सिंपल रखना है, बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज करके एग्जामिनर को इंस्पायर करने की कोशिश ना करें, इसमें आप लुढ़क जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज, इफेक्टिव लैंग्वेज, राइट। दूसरी बात, अपने ऐसे में जो फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं उनको ऑर्डरली एंड अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन मैनिपुलेट करें। मैं आउटलाइन बार बार कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ द एसे, एक पॉइंट को पकड़ लिया हुआ उसी पे एक ही बात रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं। मल्टी डायमेंशन, जब आप बता रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल पावर डायनामिक्स, तो आपको कई मुख्तलिफ डायमेंशंस में, इकोनॉमिक डायमेंशंस में भी सोचना है, आपने पॉलिटिकल डायमेंशंस भी लाने हैं उसमें, आपने सोशल डायमेंशंस भी लाने हैं उसमें, ठीक है ना। ये कहलाता है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। एक टॉपिक को इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपने लेना है। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, इन द एंड आई वुड से बी ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव नहीं होना है, वरना वो सोचेंगे ये तो बंदा ही नेगेटिव है भाई, ये हमें चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव माइंडेड रहना, नेवर बिकम पैसिमिस्टिक। हाँ, जहां नेगेटिव रिमार्क्स देने हैं वहां दें, लिमिटेड, कन्फाइंड, ओवरडोज ना करें, पॉजिटिव माइंडेड रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें जो कही हैं इस पर अमल करना है। कल के लेक्चर में हम बाकायदा ऐसे राइटिंग बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर काम शुरू करेंगे। पीछे मेरे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। इंशाल्लाह कल की क्लास व्हाइट बोर्ड पर होगी और वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो जो